मेरा नाम महविश था। मैं अपनी अम्मी की इकलौती औलाद थी। मेरा कोई और बहन भाई नहीं था। मेरे अब्बू का इंतकाल 5 साल कबल हो चुका था। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मैं इकलौती थी, इसलिए जब भी मुझे कुछ हो जाता या मैं थोड़ा सा बीमार हो जाती तो मेरी अम्मी की जान को बन जाती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने मुझे हर तरह की आसाइश मुहैया की हुई थी। हालांकि मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी थी। अब्बू की भी अच्छी खासी पेंशन आती थी और अम्मी भी कपड़े सिलाई कर लेती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे अब्बू का एक फार्म हाउस था। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। कभी कभार अम्मी अब्बू की याद में इतना उदास हो जाती थी, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लग जाती थी। मगर मैं अपनी अम्मी जान से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। अम्मी मेरी वजह से बहुत फ़िक्रमंद रहने लगी थी। अम्मी के बाद मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में। अम्मी को इस चीज़ की फ़िक्र अंदर ही अंदर से खा रही थी। मेरे अब्बू का एक फार्म हाउस था और जिस घर में हम रहते थे वो भी अच्छा खासा बड़ा घर था। वो सब कुछ मेरा ही था, क्योंकि मेरा कोई और बहन भाई नहीं था। मगर हमारे रिश्तेदार बहुत लालची थे। अम्मी को इस चीज़ की फ़िक्र सताती थी कि अम्मी के बाद मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो। मगर मेरी अम्मी की एक बहन थी। मेरी अम्मी 2 बहनें थीं। अम्मी का अपनी बहन के साथ बहुत प्यार था। मेरी अम्मी की बहन यानी मेरी खाला, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो जब भी हमारे यहाँ आती तो उनकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ होता था, ये मेरी बहू बनेगी। मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगी। क्या तुम मेरी बहू बनना चाहती हो? खालाजान का एक बेटा था जिसका नाम सारिम था। वो इंजीनियर बन रहा था। सारिम एक खूबसूरत नौजवान था। चेहरे पर काली दाढ़ी और बहुत ही खूबसूरत सब्ज रंग की आंखें थीं। उसका चेहरा इतना रोशन था जैसे 14वीं का चांद हो। सारिम अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। सारिम बहुत मेहनती लड़का था। इसकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां इसे दोस्ती करने के लिए तरसती थी, मगर इसने कभी किसी को भी मुंह नहीं लगाया था। एक रोज़ मैं और अम्मी शाम को छत पर बैठे चाय पी रहे थे और फौरन से हमें दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आने लगी। मैंने ऊपर छत से खड़े होकर नीचे देखा तो मैं देखती हूँ कि खालाजान अपने बेटे सारिम के साथ आई हुई थी। मैंने अम्मी को बताया, अम्मी खालाजान आई हैं और साथ सारिम भी आया है। अम्मी ने कहा, तुम जाओ, दरवाज़ा खोलो, उनको बिठाओ और मैं आती हूँ। मैं नीचे गई। खाला ने मुझे देखते ही मुझे गले से लगा लिया। सारिम के चेहरे पर धीमी धीमी सी मुस्कुराहट थी। आज मेरी खाला इतनी खुश थी जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। मैंने इनसे पूछा, खैर है खाला जान, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। इतने में अम्मी भी नीचे आ चुकी थी। खाला जान ने अम्मी को गले से लगाया और कहने लगी, जिस चीज़ का मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था, आज वो दिन आ ही गया। अम्मी ने इनसे पूछा, अब कुछ बताओगी भी या बस ऐसे ही खुश होती रहोगी? हमें भी तो खुश होने का मौका दो। तो खाला जान कहने लगी, सारिम की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और आज सारिम ने महविश के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है। खाला ने इतनी बात ही की थी कि सारिम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी। खाला ने कहा, मेरी बरसों से ख्वाहिश थी मैं महविश को अपनी बहू बनाऊंगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हमें कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ हम अपनी ज़िंदगी में ही कोई फैसला ले लें। मेरी अम्मी ये बात सुनकर खुश हो गई, क्योंकि मेरी अम्मी भी सारिम को बहुत पसंद करती थी। अम्मी की भी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी शादी सारिम से हो। अम्मी ने मेरी तरफ नज़र दौड़ाई, मगर मैं चुप होकर वहाँ से चली गई। खाला ने कहा, वो लड़की है, वो तो शर्माएगी, उससे क्या पूछना। लड़कियों का तो काम ही होता है शर्माना। दरअसल एक बात मुझे अंदर ही अंदर से खा रही थी। वैसे तो सारिम एक अच्छा लड़का था, मगर मैं इससे अभी शादी नहीं करना चाहती थी। एक तो मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी थी और दूसरी ये सोच मुझे तंग कर रही थी, मेरे बाद मेरी अम्मी का क्या होगा। अम्मी बहुत अकेली बढ़ जाएंगी। इस दौरान मेरी नज़र सामने साइड टेबल पर पड़ी अब्बू की तस्वीर पर गई। अब्बू की याद में मैं बहुत उदास हो गई थी और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। इतने में खाला और अम्मी मेरे पीछे कमरे में आती हैं
अम्मी ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मैंने अम्मी को कहा, अम्मी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर अभी मुझे पढ़ना है, मुझे आपके पास रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मैं बच्चों की तरह रो रही थी। और मुझे तो अभी पढ़ना भी तो है, मेरी तो पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई। तो इतने में मेरी खाला ने कहा, अभी हम रिश्ता पक्का करने आए हैं, अभी शादी को टाइम बाकी है, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना, और अगर शादी हो भी गई तो शादी के बाद पढ़ लेना, हमारी तरफ से तुम्हें कोई पाबंदी नहीं। और हमारा घर कौन सा बहुत दूर है, तुम रोज़ आकर अपनी अम्मी से मुलाकात कर लेना। सारिम मुझे रोता हुआ देखकर बहुत उदास हो गया था। इसकी आंखें ऐसी जैसे मुझे हमदर्दी दिखा रही हों, मगर वो किसी के सामने कुछ कह नहीं पा रहा था। खाला जान ने अपनी बात ख़त्म की और फ़ौरन से मेरे हाथ पर चंद पैसे रख दिए और रिश्ता पक्का कर दिया। इसके बाद अम्मी ने और मैंने इनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। शाम को वो लोग अपने घर वापस चले गए। रात का टाइम था, मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मैं आज के बारे में सोच रही थी। सारिम को देखकर ऐसा लगता था जैसे सारिम को मुझसे प्यार नहीं बल्कि उसे मुझसे बहुत मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो उसने बहुत सालों से अपने दिल में छुपा रखी थी। उसकी नज़रें अपनी मोहब्बत का इंतज़ार करना चाहती थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। मेरे मोबाइल पर मैसेज की घंटी बजी। मैंने चेक किया तो वो सारिम का ही मैसेज था, जिसमें वो अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। और आखिर पर इसने लिखा था, अम्मी जान आपको और खाला जान को कल दावत पर बुला रही हैं, आप भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर ज़रूर शिरकत करिएगा, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। और हाँ, एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर दें तो आप रेड कलर की ड्रेस पहन के आइएगा, मुझे ये रंग बहुत पसंद है और आप पर ये कलर बहुत सूट करता है, अगर आप पहन के आएंगी तो मुझे दिली खुशी होगी। सारिम की प्यार भरी बातें सुनकर मैं इसकी बातों में डूबती चली गई। वैसे तो सारिम बहुत अच्छा था, मगर अब ऐसे जैसे मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे भी अब अगले दिन का इंतज़ार था। मैंने सोने के लिए अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। जैसे ही मैं बेड पर बैठने लगी, अम्मी के रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं बिना जूता पहने वहाँ से भागी कि आखिर अम्मी को क्या हो गया है, अम्मी क्यों रो रही हैं। मैं खुद से बातें करती हुई जा रही थी। जैसे ही मैं अम्मी के कमरे में गई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मी तो चुपचाप अपने बेड पर सो रही थी। ये बहुत अजीब वाक़या था। मैं बहुत डर सी गई थी। इस वाक़ये के बाद मैं इसके बारे में सोचती सोचती अपने कमरे में वापस आ गई। ये वाक़या बहुत खौफनाक था। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा वाक़या रोनमान नहीं हुआ था। खैर, मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन हमें खाला के घर लंच पर जाना था। मैंने अपनी एक ड्रेस सेलेक्ट की जिसका कलर रेड था, क्योंकि सारिम ने मुझे कहा था कि मैं आज रेड कलर की ड्रेस पहनूं। मैंने इस ड्रेस को प्रेस करके हैंग कर दिया और मैं खुद नहाने चली गई। अम्मी भी जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने रात वाले वाक़ये का जिक्र अम्मी से नहीं किया, अम्मी ख्वाम-ख्वाह परेशान हो जाएंगी। मैं जैसे ही नहा कर आई, मैंने क्या देखा। जो मैंने देखा मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे उस लाल जोड़े के ऊपर जैसे किसी ने स्याह रंग की स्याही गिरा दी हो। मैंने पास जाकर देखा तो वो सारा ड्रेस ख़राब हो चुका था। मैं बहुत परेशान हो गई। अगर मैंने सारिम के पसंद का रंग ना पहना तो वो उदास हो जाएगा। उसने मुझसे पहली दफ़ा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर ये सब कैसे हुआ, किसने किया, मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था। मगर ये बहुत हैरान कुन वाक़या था। इतने में अम्मी भी तैयार हो चुकी थी। अम्मी जाने के लिए फुल रेडी थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने पहले ही प्रेस किया हुआ एक ड्रेस निकाला जो कि मैंने पहना। उस ड्रेस का रंग सफ़ेद था। मुझे नहीं पता लेकिन क्यों, मगर मुझे उस सफ़ेद जोड़े से वहशत हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये ड्रेस तो मैं कभी भी नहीं पहनती अगर मेरा वो लाल जोड़ा ख़राब ना होता तो। इस ड्रेस को तो मैं ऐसे पहन रही हूँ जैसे मैं किसी के इंतकाल पर जा रही हूँ। मगर मुझे क्या मालूम था, मेरा ये ख्याल चंद ही मिनटों में सच होने वाला है। हम लोग तैयार होकर घर से निकल पड़े। हमने अपनी खाला के घर जाने के लिए कैब बुक करवाई थी
और हमारी कैब आ चुकी थी। घर से 1 किलोमीटर के फासले पर पहुंचे ही थे कि उस वक्त मेरी दुनिया लुट गई थी। मेरे ऊपर कयामत टूट गई थी, ऐसे जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो। हमारी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। हैरत की बात यह थी कि मुझे कोई चोट नहीं पहुंची, मगर मेरी अम्मी जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी। ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। इस वक्त मेरी नज़र इस सफ़ेद जोड़े पर पड़ी। मैं ज़ारों कतार रो रही थी। मैंने चंद मिनटों में अपनी अम्मी को खो दिया था। वो मेरी दुनिया थी। उनके बगैर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैंने रोते रोते सारिम को कॉल की। सारिम मेरी खाला के साथ वहाँ पहुँच गया। मेरे पे क़यामत टूट चुकी थी। मेरी खाला और सारिम ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला। दिन गुजरते गए, मेरी उदासी में कोई कमी ना आई, ऐसे जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मुझे मेरा अकेलापन खा रहा था। मेरी अम्मी के बगैर मैं बहुत अकेली पड़ चुकी थी। मैं घर में 24 घंटे अकेली लेटी रहती थी। मुझे नहीं पता था घर का काम कौन करता है। सारा का सारा घर साफ रहता था। हर वक्त मेरे लिए खाना तैयार रहता था, ऐसे जैसे मेरी अम्मी मेरे लिए खाना तैयार करती थी। मगर मेरे घर में तो मैं अकेली रहती थी। वो कौन था जो ये सब करता था? मुझे हर वक्त इस चीज़ का एहसास होता था कि मेरे साथ इस घर में कोई और भी रहता है, मगर मुझे कभी कोई दिखाई नहीं दिया। मेरा दिमाग अम्मी के बाद इतना पागल हो चुका था कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक रोज़ मैं कमरे में आराम कर रही थी। मेरे घर में मेरी सहेली आती है और कहती है, हर वक्त तुम घर में पड़ी रहती हो, चलो हम कहीं चलते हैं, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मेरे बहुत मना करने के बावजूद इसने मुझे बहुत इसरार किया और ज़बरदस्ती मुझे तैयार करके साथ ले गई। वो मुझे बाज़ार ले गई थी। वहाँ पर हमने कुछ शॉपिंग की और एक जगह जाकर हम लोग आइसक्रीम खाने लगे। जिस जगह हमने आइसक्रीम खाई वहाँ हमारे मोहल्ले का एक लड़का था, अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। उसने मुझे देखकर कहा, इसे अभी भी सुकून नहीं मिला? इन्हीं कामों की जल्दी है इसे अभी भी। माँ मर गई है, अब तो इसे और भी आज़ादी मिल गई होगी। जब मर्जी जहाँ मर्जी जिसके साथ मर्जी जा सकती है और जिसके साथ मर्जी चल पड़ती है। इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमें तंग करना चाहा। हम चुपचाप घर वापस आ गए। मैं इसकी बातें सोचकर अंदर ही अंदर से गम और परेशानी में मुब्तला होती रही। आखिर मेरा क्या कसूर था? अम्मी, आप मुझे क्यों इतनी जल्दी तन्हा छोड़कर चली गईं? मेरी क्या गलती थी? मैं अपनी अम्मी के साथ अपने ख्यालों में बातें कर रही थी। अम्मी, अब ये लोग मुझे नहीं जीने देंगे। सारिम ने भी अब मुझे कॉल करना कम कर दी थी। वो अपने बिजनेस में इतना मसरूफ़ हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो गई थी। मैं ख्यालों में अपनी अम्मी से बातें कर रही थी कि मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई और मुझे पता चला कि वो लड़का जो आज बाज़ार में हमें छेड़ रहा था, उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं बहुत अजीब ख्यालात में थी। मुझे बहुत अजीब ख्यालात तंग कर रहे थे। अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई है जो हर उस इंसान को मुझसे दूर कर रहा है जो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। फिर मैं सोचने लगी, सारिम को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, मगर सारिम अब मुझे क्यों इतना कम याद करता है? फिर मैंने सोचा, हो सकता है वो अपने काम में बिज़ी हो। जब मैं अपने दिल में सारिम के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक साइड टेबल पर पड़ा गिलास जोरदार आवाज़ से ज़मीन पर गिर जाता है और वो शीशे का गिलास टूट जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इस वक्त मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है और जो भी मौजूद है वो बहुत गुस्से में है। मैं बहुत डर सी गई थी। मेरा दिल इंतहाई डर रहा था। मैंने डरते डरते कपकपाती हुई आवाज़ से पूछा, कौन है यहाँ? क्या यहाँ पर कोई है? मेरा इतना पूछना ही था कि एक तेज़ रोशनी नमूदार हुई और एक सफ़ेद पोश लिबास में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान मेरे सामने नमूदार हो गया। वो नौजवान इतना खूबसूरत था कि जैसे सारा नूर उसी के चेहरे पर हो। मुझे नहीं पता था क्यों, मगर उसे देखकर मेरे दिल से सारा डर ख़त्म हो गया। मैंने इससे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो मेरे घर का सारा काम करते हो
और तुम वही तो नहीं जो मेरे लिए खाना बनाते हो। मैंने एक ही सांस में बहुत सवालात कर लिए। वो धीमे से लहजे में मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मगर मैं इंसान नहीं हूँ। मैं मुसलमान जिनसात हूँ। मैं कोहकाफ से आया हूँ। एक रोज़ मेरा यहाँ से गुज़र हुआ था। उस रोज़ तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें तुमने सुर्ख लिबास पहना था और इंतहाई खूबसूरत लग रही थी, ऐसे जैसे क़यामत ढा रही हो। उस रोज़ मुझे तुमसे इंतहा का इश्क हो गया। मैं एक जिनसात हूँ, मगर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतनी बुरी तरह से मुब्तला हो गया हूँ कि मैंने इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि मेरे अलावा तुम्हें कोई भी लाल जोड़े में सजा हुआ नहीं देख पाएगा। इसलिए इस दिन मैंने तुम्हारा लाल जोड़ा स्याही से ख़राब कर दिया था, ताकि मेरे अलावा तुम्हें सारिम भी ना देख पाए। और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे अलावा तुम्हें कोई ना देख पाए, क्योंकि तुम सजो संवरो तो सिर्फ मेरे लिए। मैं इसकी बातें सुनकर बहुत दंग रह गई। मैंने इससे सवाल किया, अगर तुम एक जिनसात हो तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं तुमसे प्यार नहीं, तुमसे इश्क करता हूँ। मैं तुम्हें कभी किसी का होने नहीं दे सकता। इसकी ये बात सुनकर मैं घबरा गई और इसने कहा, अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो अगली मौत सारिम की भी हो सकती है। इसके इस ब्लैकमेलिंग ने मुझे बहुत डरा दिया था, क्योंकि मैं सारिम को नहीं खोना चाहती थी। मेरी अम्मी के बाद मेरा वाहिद सहारा सिर्फ और सिर्फ सारिम था। अब मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे डरता हुआ देखकर वो बोला, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ बुरा भी करोगी तो फिर भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। कल तुम वही लाल जड़ा पहनकर सज संवर कर तैयार हो जाना। मैं वापस आऊँगा। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरे मुल्क में तुम परियों की वादियों में रहोगी, जिसका नाम कोकाफ है। इसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी। मैंने इसे कहना चाहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मगर तब तक वो गायब हो चुका था। मुझे सारी रात नींद न आई। मैं बहुत डरी हुई थी। इस रात मुझे सारिम की कॉल आई। मैंने इससे ठीक से बात नहीं की। मेरा लहजा बहुत कपकपा रहा था। सारिम को लगा कि शायद मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सारिम ने मुझे आराम करने का बोला और फ़ोन रख दिया। अगले रोज़ जैसे ही सुबह का सूरज तुलू हुआ, मैं बहुत परेशान हो रही थी। वक्त गुजर रहा था, हर सेकंड मेरी जान निकाल रहा था। जो वक्त इस जिनसात ने मुझे बताया था वो अब हो चुका था। अचानक से एक तेज़ रोशनी नमूदार हुई और वो मेरे सामने आ गया। इसे देखते ही मेरे पसीने छूट गए। मैं बहुत डर रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। जिनसातों की दुनिया में इंसान नहीं जा सकते। इसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, मेरे जिस्म से रूह निकल गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जिस्म कोमा में चला गया है। मेरी रूह मेरे जिस्म को लगातार देख रही थी। हम आमने सामने थे और मेरा जिस्म ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि कोई लाश हो। इसने मुझे आंखें बंद करने का बोला। मैंने जैसे ही आंखें बंद की और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो उसके बाद मैं उस जिनजात की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वो इंसानों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ थी। वो दुनिया बहुत रंगीन थी। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, फूल ही फूल, ऐसे जैसे सारी रौनकें इसी दुनिया में हों। और फिर मुझे पता चला कि मैं कोकाफ में पहुंच गई हूँ, परियों की वादियों में, जिसको मैं बचपन में सिर्फ़ और सिर्फ कहानियों में सुना करती थी। वहाँ पर इतनी खूबसूरत परियाँ, मोटी मोटी आँखों वाली, सुनहरे बालों वाली, जो कि मेरे इर्द गिर्द मौजूद थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था दुनिया का सारा हुस्न सिर्फ इन्हीं को दे दिया गया है। मैंने इस जिनजात से पूछा, इतनी हसीन परियों के होते हुए तुमने मेरा इंतखाब क्यों किया? तुम क्यों मुझे यहाँ पर लेके आए? मेरे लहजे में ऐसे जैसे कि बहुत से सवालात छुपे हों। उसने मेरी बात का जवाब देते हुए बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम इन दोनों जहानों की खूबसूरत तरीन लड़की हो और तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत देखकर मुझे बहुत रश्क होता है और मैं अब तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार बैठा हूँ।
वहाँ पर मेरी सेवा करने के लिए आगे पीछे परियां ही परियां थीं। खाने के मेज़ लगे हुए थे और जिस जगह मुझे ले जाया गया था वो एक महल था, बल्कि शायद महल से भी बड़ा। दिन गुजरते गए, महीने सालों में बदल गए। हर कोई मेरी सेवा करता था। मुझे इन सात दोनों जहानों की तमाम खुशियाँ मेरे कदमों में लाकर रखने की कोशिश करता रहता था। उसने मुझे हर तरह की खुशी दी, हर खुशी को उसने मेरे कदमों में रखा, मगर मेरे चेहरे से उदासी ख़त्म नहीं होती थी। मैं हर वक्त एक उदास लड़की बनकर फिरती रहती थी, एक उदास फूल, कभी इधर कभी उधर। मैं अपने उस घर में वापस जाना चाहती थी जहाँ मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई थीं। मेरी उस उदासी को देखते हुए एक दिन इस जिनजात ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैंने डरते हुए उसे कहा, मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, मुझे वहीं पर छोड़ आओ। मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे माँ बाप की यादें जुड़ी हुई हैं। आखिरकार उस इंसान ने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, मेरी दुनिया में वापस भेजने के लिए तैयार हो गया और सारिम से शादी करने की इजाज़त दे दी। वो एक नेक जिनसात था, इसके दिल में अल्लाह का खौफ था। इसने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वो कभी भी ज़बरदस्ती मुझे खुश नहीं रख सकता, क्योंकि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती खुशियाँ नहीं दे सकता जब तक कि उसका दिल इस चीज़ के लिए मुतमईन ना हो। वो मेरी और इसकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद इसने कहा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। उसने मुझे मेरे कमरे में वापस भेज दिया। मैंने इसका हुक्म मानते हुए अपने कमरे में जाने का सोचा और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठी तो मैं अपने घर में मौजूद थी। मैं बहुत हैरान हो गई। मैं अपने कमरे में थी, मगर उस घर में मेरी अम्मी के अलावा हर चीज़ मौजूद थी। और सुबह होते ही मुझे सारिम की कॉल आई, रात तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, क्या तुम अब बेहतर हो? उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने अपनी एक उम्र उसको काफ में वक्फ की थी, ऐसे जैसे बहुत साल, बहुत सदियां मैं वहाँ पर गुजार के आई हूँ। मगर वो साल और सदियां नहीं, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रात थी। मैंने किसी बात का जिक्र सारिम से नहीं किया। मैंने इसे कहा, सारिम, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, अब मैं बहुत अकेली पड़ चुकी हूँ, मैं इस तन्हाई को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमें शादी कर लेनी चाहिए। सारिम को मेरी बात सुनकर खुशी हुई। सारिम ने खालाजान से बात की और खालाजान भी इस बात के लिए मान गई। एक माह के बाद मेरी और सारिम की शादी हो गई और मैं खुशी खुशी रहने लगी। मगर वो जिनसात आज भी मेरे दिल और दिमाग में रहता है। मैं जब भी तन्हाई में बैठूं इसकी यादों में गुम हो जाती हूँ और घंटों घंटों तक उसे सोचती रहती हूँ।